E2 eliminations have anti-periplanar transition state. अब E2 जो रिएक्शन है वो कब फेवरेबल होंगे, जब आपके पास ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एंटी पेरीप्लेनर होगी। अब एंटी पेरीप्लेनर को कल मैंने आपसे कहा था कि आपको बताने के लिए मैं कैम स्केच पे आपको दिखाऊंगी इसकी डायग्राम। तो सबसे पहले तो आप देखें कि हम जो भी मॉलिक्यूल है उसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम उसको इस तरह से लाइंस की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ कर दें। एक होता है कि हम उसको इस तरह न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करें। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है इसमें आप मॉलिक्यूल का एक कंप्लीट व्यू देखते हैं। ठहरे मैं लेट मी शेयर द कैम स्केच विद यू। चले, अब ये हमारे पास कैम स्केच जो है उसका बोर्ड है। मैं आपको मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दूं सबसे पहले। ठीक है, ये हमने इथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसको हम जो है नीट कर लेते हैं। ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर है। इसको आप इस तरह स्टिक्स की ठहरे दोबारा से इसको करते हैं। मेरा ख्याल है इसमें कुछ इशू आ गया है। हाँ जी, ये इसका ऑप्शन अनचेक हो रहा है, इसको चेक नहीं हो रहा। ड्रॉ और सेलेक्ट वन स्ट्रक्चर ओनली बिफोर। चले, हाँ अब हो गया। ये अनचेक हो गया था। ये अब आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम इस तरह से अब ये आपके पास इसका बैक वाले कार्बन है। हाँ जी, इसको अगर अब हम रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को लाइक, इस वक्त क्या प्रॉब्लम कर रहा है। चले, अब ये आपके पास इथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है। पहला मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है, आपस में कनेक्टेड है। अगर तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से ड्रॉ करें कि हम इसका ये आप एक कार्बन, पहली कार्बन को हम फ्रंट कार्बन ले लें और पीछे वाली को हम रियर कार्बन ले लें। तो
दिस इज द व्यू जो कि आपको नजर आता है, ठीक है, आपको ये व्यू नजर आ रहा है। अब ये फ्रंट कार्बन है और वो पीछे वाली बैक कार्बन है। फिर से देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है ये आपके पास सा हॉर्स अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको हम ये रोटेट हो जाता है, इसकी वजह से हमारे पास इसकी डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस आती है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम फ्रंट कार्बन को सामने रखते हैं और रियर कार्बन को पीछे, ऐसे बिल्कुल ओवरलैप कर गया, दिस दिस फॉर्म, इस तरह से। तो अब ये हमें आगे वाली कार्बन नजर आ रही है, पीछे वाली कार्बन नजर नहीं आ रही। तो आगे वाली कार्बन को ड्रॉ करने के लिए हम एक नुक्ता लगा देते हैं, डॉट यूज करते हैं। और जो बैक वाली आपके पास रियर कार्बन है, वो जो कि हमें नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये टोटली इसने एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, ये दूसरे के साथ इक्लिप्स फॉर्म में मौजूद है। इक्लिप्स कहते हैं सूरज को जैसे ग्रहण लग गया, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन बिल्कुल एग्जैक्टली इनके तमाम ग्रुप्स एक जैसे हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये आपके पास इसकी इक्लिप्स जो है वो फॉर्म में मौजूद है। अब आप जब इसको करते हैं रोटेट, मॉलिक्यूल खुद ब खुद रोटेट होगा, इसकी डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन बनेंगी। तो जो बैक कार्बन है उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो आपके पास सिर्फ सर्कल के किनारों से निकले हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो है वो आपकी बुक में से स्ट्रक्चर शेयर करने लगी हूँ, दिस वन, ये। अब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपके पास ये फ्रंट कार्बन है और ये पीछे वाली कार्बन जो है उसको उन्होंने सर्कल से शो किया। पीछे वाली कार्बन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखें दायरे के साथ कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब तीन ये, उसने कहा है कि पेरीप्लेनर क्या होगा? अब जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, यहाँ पर एक्स और एच एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये उसने क्या कहा है? सिन पेरीप्लेनर या एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड मीन एक दूसरे को ग्रहण लगा हुआ है। ये वाला व्यू मैंने आपको भी ड्रॉ करके दिखाया था, जिसमें ये एक दूसरे के एग्जैक्टली जो है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म में है। जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और जब इस हाइड्रोजन ने अपनी जगह रोटेशन की वजह से यहाँ पर आ गया तो ये वाली सिचुएशन है। अब ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में है, या हम कह सकते हैं कि ये सिस ट्रांस, तो हम डबल बॉन्ड के क्रॉस जो है वो ग्रुप्स को कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के साथ एंटी पेरीप्लेनर मौजूद है। यहाँ पर एक ही प्लेन में पेरीप्लेनर सिन पेरीप्लेनर है, यानी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और यहाँ पर स्टेगर्ड फॉर्म है या एंटी पेरीप्लेनर। अब ये आपको हाइड्रोजन हेलोजन नजर आ रहा है, दिस वन, ये वाला। और इसके मुकाबले में ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ये एक दूसरे के साथ 180 के एंगल पर मौजूद है। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एंटी पेरीप्लेनर है। अब वो कहता है कि जो एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन होगी या कॉन्फर्मेशन या ट्रांजिशन स्टेट होगी, उस वो E2 जो है उसके अंदर मौजूद होगी। किस तरह से? ये अब आगे आप देखिए। E2 एलिमिनेशन, ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये आपके पास बेस है जिसने आकर अटैक करना है। अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी, यहाँ से बेस निकली, इसके साथ आपके पास जो है यहाँ पर भी बीटा प्रोटॉन मौजूद है और यहाँ पर भी बीटा प्रोटॉन या हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो इधर से भी रिमूव हो सकता है, इधर से भी। अगर यहाँ से रिमूव उन्होंने दिखाया हुआ है तो आपको क्या चीज़ मिल रही है? यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला है, आपको ये प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। और ये इसमें ये जो एंटी पेरीप्लेनर या एक दूसरे ट्रांसफॉर्म में, जो यहाँ पे आप ट्रांस का जिक्र करेंगे, ट्रांसफॉर्म है, तो आपको ये मेजर प्रोडक्ट मिल रही है।
और दूसरी आपको क्या मिल रही है माइनर प्रोडक्ट में, यही चीज़ें, यही स्ट्रक्चर सिस फॉर्म में। अब ये आपको क्या मिला, ये ड्यू टू रिजियो सिलेक्टिविटी, यानी ये आपके पास जो अगर तो रिमूवल प्रोटॉन का इधर से हुआ है तो आपको ये दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, लेकिन अगर ये भी तो बीटा कार्बन मौजूद है ना, यहाँ से रिमूवल हुआ है तो फिर आपको दिस वन, ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसमें उसने शर्त क्या बताई है कि हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर फॉर E2 एलिमिनेशन, और ये दोनों जो है लाजमी एक दूसरे से एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए फॉर E2, टू पॉसिबल कॉन्फर्मेशन आ गए आपके पास आ गई। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये वाला ये एक फॉर्मेशन है और एक ये है। अब ये आपके पास फ्रंट कार्बन के साथ एक अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके साथ ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और जो पीछे वाली कार्बन है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और वो मिथाइल जो है वो ब्रिज बना रहा है, वो और फ्रंट कार्बन है उसके साथ भी आपके पास मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, टू मिथाइल ग्रुप्स सिन कूप्लेनर, ये गाउच फॉर्म में जो है वो मौजूद है। अब आपने इसकी डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, आपने पढ़ा था एंटी, एंटी में जो था वो टोटली 180 का एंगल बनता है, और उसके बाद आपने एक्लिप्स्ड फॉर्म बनी थी, टोटली एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं फ्रंट वाले ग्रुप्स और बैक वाले। ठीक है, और उसके दरमियान की जितनी भी कॉन्फॉर्मेशंस थी वो क्या थी, वो गाउच थी। अब यहाँ पर उसने आपसे किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये आपके पास फ्रंट कार्बन है जिसके साथ ब्रोमो ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, बैक कार्बन के साथ भी मिथाइल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन्स है। अब ये टू मिथाइल ग्रुप्स आर सिन कोप्लेनर मोर हिंडर्ड। अब ये दो बल्कि ग्रुप्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ गाउच पोजीशन में है, यानी एंटी भी नहीं है और एक्लिप्स भी नहीं है, उनके दरमियान वाली पोजीशन है, एक इधर है और एक इधर है। तो अब ये जो है ये क्या है, हिंडर्ड, दोनों बड़े ग्रुप्स हैं। अगर हाइड्रोजन होता तो छोटा ग्रुप है एडजस्ट हो जाता, अब दो बड़े ग्रुप्स हैं और एक दूसरे के साथ करीब करीब मौजूद हैं तो स्टेरिकली हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा आपके पास, ये इस ये आपके पास इतनी स्टेबल कॉन्फर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए जो डबल एरो आ रहा है, ये वाला एरो लंबा है, इसका मतलब है कि ये वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और इसके वापस इसमें कन्वर्ट होने का चांस कम है। अब जब ये फॉर्म है, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप आपके पास मैक्सिमम फासले पर मौजूद है। अच्छा, ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ऑलरेडी एंटी पेरिप्लेनर है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इस कॉन्फॉर्मेशन के मुकाबले में ये वाली कॉन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये जो है दोनों मिथाइल भी एक दूसरे के साथ 180 का एंगल बना रहे हैं ना, तो इधर से ब्रोमो और हाइड्रोजन भी एंटी पेरिप्लेनर है और दोनों मिथाइल ग्रुप्स भी एक दूसरे के साथ एंटी पेरिप्लेनर, और एंटी पेरिप्लेनर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों स्टेबल होगी, जितने बल्कि ग्रुप है मैक्सिमम फासले पर एक दूसरे से मौजूद है। अब जब आपके पास यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से आपके पास हेलोजन निकला तो उसके साथ बीटा कार्बन से जो भी आपके पास रिमूवल होगा, मेजर प्रोडक्ट आपको जो मिलेगी वो ट्रांस मिलेगी, अल्कीन मिलेगी, और माइनर प्रोडक्ट जो है वो सिस मिलेगी। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। अब E2 एलिमिनेशंस कैन बी स्टीरियो स्पेसिफिक। E2 स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे हो सकती हैं, इसके लिए आप यहाँ से देखिए, ये डायस्टीरियो आइसोमर आपको बताया हुआ है, कार्बन है, इसके साथ ये आपका सेंट्रल पार्ट है मॉलिक्यूल का, ये ब्रोमो ग्रुप है और फिनाइल है, और इसके साथ ये जो आपके पास बीटा कार्बन है उसके साथ मिथाइल लगा हुआ है और ये फिनाइल ग्रुप। अब यहाँ पर जो दोनों फिनाइल ग्रुप हैं एक दूसरे से ऑपोजिट मौजूद है, 180 के एंगल पर मौजूद है। अच्छा, अब एक जर्नल रिएक्शन उसने बता दिया है कि जर्नली क्या होगा, इसको आप बेस से रिएक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से ब्रोमो ग्रुप निकलेगा, यहाँ पे कोई बीटा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर सिर्फ बीटा हाइड्रोजन मौजूद है इस बीटा कार्बन पे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी और आपको
एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये आपको एक जनरल रिएक्शन बताया। अब उसने इसको क्या किया है, रीड्रॉ किया है। रीड्रॉ करके उसने इसको मजीद खोल के एक्सप्लेन किया है कि इस स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने जहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था उसे भी खोल के बता दिया है कि ये असल में बीटा प्रोटॉन है जहाँ पर आकर इस बेस का अटैक होगा। OH आया NaOH से, इसको abstract कर गया और आपके पास जो है वो फाइनली ये प्रोडक्ट आ गई। अब इस प्रोडक्ट में उसने कहा है H and Br मस्ट बी एंटी पेरी प्लेनर। रिमूव किस चीज़ ने होना है, इस हाइड्रोजन ने होना है और इस ब्रोमाइड ने होना है। तो जब इसने रिमूव होना है तो दोनों जो रिमूविंग ग्रुप्स हैं वो एंटी पेरी प्लेनर होंगे। तो सबसे ज़्यादा आपके पास क्या चीज़ होगी, आपको सूटेबल जो है आपको आपके लिए एनर्जेटिकली सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा। अच्छा, अब इसका ही ये दूसरा आइसोमर है। अब इसमें और इसमें फ़र्क देखिए क्या है। इसमें आपके पास ये जो चीज़ आ रही है, ये ब्रोमो ग्रुप भी आउट ऑफ द प्लेन था, मिथाइल ग्रुप भी आउट ऑफ द प्लेन था और ये इन प्लेन थे। अब यहाँ पर इस जो है वो मिथाइल ग्रुप प्लेन के अंदर है। ये जो आपको डॉट्स हैं ये क्या शो करते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये आप समझें कि ये बोर्ड के अंदर है या कागज के अंदर वाली साइड पे और ये वाला ग्रुप बाहर की साइड पे। अब इसको अगर आप जर्नली करेंगे तो वही प्रोडक्ट मिलती है NaOH के साथ जो आपको कि इसमें ये ब्रोमो ग्रुप निकल गया और इधर से प्रोटॉन निकल गया और आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और आपके पास जो है इसमें आपके पास दोनों फिनाइल ग्रुप्स जो थे वो एक दूसरे के साथ ट्रांसपोजिशन पे थे। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ सिस पोजिशन पे। आपको एलिमिनेशन के साथ Z आइसोमर मिलता है, यहाँ पर आपको E मिलता था। ठीक है, E और Z जो है ये अगले सेमेस्टर में जाके हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है। अभी इसमें ई जेड जो है वो आपने देखना है कि सिज को शो करते हैं, एंड पे सिज जेड की आवाज़ आ रही है और जो ई है वो आपने ट्रांस की फॉर्म में लेना है। तो जो जेड आइसोमर होगा वो आपके पास सिज होगा। ये हमने पहले भी देखा है, इसको दोबारा से आपको मैंने बता दिया। अच्छा, आपको इसको इसको जब आपने ड्रॉ किया, अब यहाँ पर ये वही उसी तरह प्रोटॉन की पोजीशन है, सिर्फ फर्क किसकी पोजीशन पड़ी है कि आपके पास जहाँ यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है जो कि जबकि यहाँ पर मिथाइल, ये मिथाइल और फिनाइल जो है ये मिथाइल जो था इधर आपके पास यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे इस तरह से मौजूद है। तो इसकी अगर आप ये उसी तरह से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगी और ये एंटी पेरी प्लेनर, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के एंटी पेरी प्लेनर ही हैं। तो अब इसकी अगर आप फिशर सॉरी न्यूमन्स प्रोजेक्शन देखें तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये दो बल्कि फिनाइल ग्रुप जो है ये एक दूसरे के साथ क्या मौजूद है, करीब करीब मौजूद है, गाउच पोजीशन पर मौजूद है और इसकी वजह से जो है यहाँ पर स्टीरिकली हिंड्रेंस कॉज हो रही है और हिंड्रेंस कॉज हो रही है तो रिएक्शन स्लो होगा बिकॉज गाउज इंटरेक्शन इन रिएक्टिव कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और इसलिए ये वाला जो है ये रिएक्शन फास्ट होगा और ये ज़्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन। अब इसमें मेन पॉइंट और आपके पास आ जाता है स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। अब सारा जो हमने पढ़ा है स्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, इनमें फ़र्क और इसको कैसे सम अप किया हुआ है। वो कहता है कि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस गिव वन प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट बिकॉज रिएक्शन पाथवे हैज़ अ चॉइस। स्टीरियो सिलेक्टिव में सिलेक्टिविटी की चॉइस होगी। ठीक है, एक मेजर प्रोडक्ट होगी, प्रीडोमिनेंट कौन सी होगी, जो मेजर होगी। ठीक है, आइदर द पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इज प्रेफर्ड और मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड। यानी या तो रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल होगा या थर्मोडायनेमिकली। काइनेटिकली कंट्रोल में आपने देखना है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिसकी कम है वो रिएक्शन उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में क्या होगा कि
जिस रिएक्शन का की प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, वो हमने उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं देखनी, हमने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है वो आपके पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड वे से आपको मैक्सिमम मिलेगी। स्टीरियो सिलेक्टिव में आपके पास ये चीज़ है कि काइनेटिकली आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। या थर्मोडायनेमिकली है तो फिर डेफिनेटली मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है कि एक आइसोमर मिलेगा किस तरह से कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल को सामने रखते हुए, यानी अगर तो वो स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो केमिस्ट्री इस तरह से है कि उसमें हिंड्रेंस नहीं है तो फिर आपको एक ही जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी, उसमें आपके पास दो पाथवे नहीं होंगे कि वेदर दिस और दिस, एक ही प्रोडक्ट मिलेगी जो मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। मतलब माइनर भी मिलेगी लेकिन इसमें उस तरह से परसेंटेज नहीं होगी जिस तरह से आपके पास स्टीरियो सिलेक्टिव उसमें आती है। द रिएक्शन गिव्स अ डिफरेंट डायस्टीरियोइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम ईच स्टीरियोइसोमर ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। आपको क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल फ़र्क होगा तो फिर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट आएगी हर स्टीरियो आइसोमर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन से आपको सिंगल आइसोमर मिलेगा और इसमें रिएक्शन और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल जो है उस पर ये रिएक्शन बेस करेगा। देयर इज नो चॉइस, क्लियर कट कह दिया क्योंकि वो स्पेसिफिक है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। द रिएक्शन गिव्स अ डिफरेंट डायस्टीरियोइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम ईच स्टीरियो आइसोमर ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। उस स्टार्टिंग मटेरियल पर डिपेंड डिपेंड करेगा कि उसका उसकी क्या आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, उसके हिसाब से आपको डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट मिलती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एलिमिनेशन E2 फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। अब रिंग में आप आ जाइए, वो कहता है कि अच्छा अच्छा रिंग जो है उसको ज़रा एक दफ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन की बोट बोट एंड चेयर कॉन्फर्मेशन दी हुई है, ये आपको चेयर वाली कॉन्फर्मेशन है। अब चेयर में आपके पास जो है वो हर कोने पे साइक्लोहेक्सेन है ना, तो दो हर कोने पर आपके पास दो ग्रुप्स लगे होंगे, यानी आपके पास दो हाइड्रोजन्स लगे होंगे। तो जैसे बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो साइक्लोहेक्सेन में आपके पास हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उन्होंने हेलोजन से, ठीक है। तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव आ गया। अब हर कोने पे पहले जनरली अगर आप देखें हर कोने पे जो दो हाइड्रोजन हैं उनमें से एक जो है वो अलोंग द एक्सिस होती है और एक जो है वो एक्सिस से अवे होती है, ठीक है। जो अलोंग द एक्सिस होती है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। ये कोई भी ग्रुप है, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सियल पोजीशन है और ये आपके पास इक्वेटोरियल। लेट मी ड्रॉ इट। अब ये मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन, अभी मैं हेलोजन को कंसिडर नहीं कर रही, अभी मैंने आपको ये बताया कि साइक्लोहेक्सेन में हर कोने के साथ दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। जो इस पोजीशन में होता है, जो एक्सिस के अलोंग होता है, इसको हम कहते हैं एक्सियल, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इस तरह से होता है इक्वेटोरियल, जो एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ठीक है, उसके साथ डायरेक्टली उसके पैरेलल नहीं होता। और हमेशा आपने याद रखना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो क्या होती है, वो स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि एक्सिस के साथ उसकी रिपल्शन मिनिमम होती है। अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो हेलोजन बनाया हुआ है, ये आपके पास किस पोजीशन पर मौजूद है? ये आपके पास इक्वेटोरियल पे। इसी तरह इस पोजीशन पे यहाँ पर भी ये इस तरह से एक्सियल होगा और इस तरह से इक्वेटोरियल होगा। अब इसमें जब रिंग इन्वर्जन हुई, क्योंकि डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन एक से दूसरे में चेंज होती रहती है, सिंगल बॉन्ड है इजीली रोटेट हो जाता है,
with a very slight difference in energy। तो ये रिंग इन्वर्जन के नतीजे में ये जो आपके पास एक्स ग्रुप है ये कहाँ पर आ गया, रिंग जो है ये फ्लिप किया और ये आ गया यहाँ नीचे। अब जो चीज़ यहाँ पर इक्वेटोरियल थी यहाँ आकर ये एक्सियल हो गई है, ठीक है। और जब एक्सियल पे एक बड़ा ग्रुप आ रहा है तो वो इतना स्टेबल नहीं है, इसलिए आपके पास ये वाला एरो छोटा है और ये वाला एरो लंबा है, यानी बैकवर्ड ज़्यादा है। ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस वन। ये स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, ठीक है। एक तो ये कि इसमें ये बड़ा ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। दूसरा ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको अगर आप देखें कि एक्सियल एक्स इज एंटी पेरीप्लेनर टू सी एक्स बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जो है ये भी एक्सियल है, सो E2 एलिमिनेशन इज पॉसिबल। तो इसमें जो है वो E2 एलिमिनेशन एक ही स्टेप में हो जाएगी क्योंकि रिपल्शन है तो वो फटाफट एलिमिनेट करके आपको प्रोडक्ट दे देगा। यहाँ पर आपके पास इक्वेटोरियल हेलोजन मौजूद है दैट इज एंटी पेरीप्लेनर ओनली टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये किसका एंटी पेरीप्लेनर है, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड का। तो इसमें E2 जो है एलिमिनेशन वो आसानी से जो है वो सूटेबल नहीं है। तो इस सारी बात से हमने नतीजा क्या निकाला है कि E2 एलिमिनेशन इन E2 एलिमिनेशन के लिए फॉर E2 एलिमिनेशन इन साइक्लोहेक्सेन बोथ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हेलोजन मस्ट बी एक्सियल, एक्सियल होने चाहिए। एक्सियल होंगे तो अनस्टेबल होंगे, फटाफट रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बन के आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर इक्वेटोरियल पे हैं तो स्टेबल है, फिर स्टेबल है तो इतनी आसानी से प्रोडक्ट नहीं देंगे, 2 स्टेप्स में जाके प्रोडक्ट मिलेगी, यानी E1 के थ्रू होगा। अब आपके पास एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, ये एलिमिनेशन ऑफ डायस्टीरियोआइसोमर ए। अब ये आपको एक डायस्टीरियोआइसोमर ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। पहले हम पहले वाले को देखते हैं। अच्छा जी, साइक्लोहेक्सेन है, वहाँ तो हमने सिंपली साइक्लोहेक्सेन देखी थी ना जिसमें एक ही ग्रुप लगा होता है। यहाँ पर आपके पास इधर मिथाइल भी है, क्लोरो भी है और इधर भी आइसो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। बेस के साथ इसको आपने किया, क्लोरो ग्रुप ने रिमूव होना है, ये क्लोरो ग्रुप है। इसके साथ ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ये स्ट्रक्चर मिलता है, इधर से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ये स्ट्रक्चर मिलता है। दोनों प्रोडक्ट्स आ गई 1:3। अब ये आपके पास जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। अब इसका दूसरा डायस्टीरियोआइसोमर जो है वो हम देखते हैं। अब ये क्या फ़र्क है पहले इन दोनों में, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो था वो प्लेन से बाहर आ रहा है और क्लोरो और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्लेन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप्स बाहर आ रहे हैं, यहाँ 2 ग्रुप अंदर जा रहे थे, ये वाले दोनों, ठीक है। यहाँ 2 ग्रुप्स बाहर आ रहे हैं और ये इनवर्ट जा रहा है। अब वो कहता है कि अगर जब हम इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो 250 टाइम्स स्लोअर है। अब क्यों स्लोअर है, देखो एक इसने लीव करना था, एक यहाँ से या यहाँ से हाइड्रोजन जाना था, तो ये तो लीव कर गया और यहाँ पे और यहाँ से रिमूवल होना है। तो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप, यहाँ से जो हाइड्रोजन जाना था, ये ग्रुप्स जो था ये पूरे के पूरे क्या थे, एक ही प्लेन में थे, यानी दोनों इनवर्ट थे। यहाँ एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, तो इधर से नहीं होगा रिमूवल, इधर से रिमूवल ज़्यादा होगा और आपको ये सिंगल प्रोडक्ट मिल रही है। अब इसको एक दफ़ा पढ़ लो। The key to explaining the reactions like this is to draw the conformation of molecules. Both will adopt a chair conformation and generally chair having the largest substituents equatorial or largest number of substituents equatorial is more stable, यानी वो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें ज़्यादा इक्वेटोरियल होंगे, ऑलरेडी वी नो। In this example, the isopropyl group is most influential, यानी ये जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। किस तरह, इट इज ब्रांच्ड
and will have very severe 1,3 diaxial interactions. इसकी वजह क्या है? बहुत ही एक्सटेंसिव या स्ट्रॉन्ग किस्म की 1,3 diaxial interactions है. इफ इट ऑक्युपाइज एन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे होगा तो फिर ये इंटरेक्शन ज्यादा होंगी क्योंकि अनस्टेबल है, बड़ा ग्रुप है और फिर एक्सियल पोजीशन पे तो स्टेबिलिटी कम होगी, फटाफट ही प्रोडक्ट दे देगा क्योंकि स्टेबल नहीं है. और अगर ये इक्वेटोरियल पे होगा ये वाला ग्रुप तो फिर वो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि वो स्टेबल होगा. अच्छा, यहाँ पर आ जाए, इसको बेहतर तरीके से अब यहाँ पर एक दिखाया हुआ है. साइक्लोहेक्सेन है उसी तरह से मिथाइल ग्रुप है और ये आपके पास जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप. अब यहाँ इन्होंने आपको ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये एक्सियल पोजीशन पे है और ये हाइड्रोजन उसके साथ जो है वो इक्वेटोरियल, और यहाँ क्लोरो ग्रुप जो है ये इक्वेटोरियल पे, यहाँ मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्सियल पे. रिंग इन्वर्जन होगी, इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया तो अब क्या होगा, ये सिचुएशन जो है ये इतनी सूटेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप है और ये एक्सियल पे मौजूद है तो ये कम स्टेबल होगा. जब रिंग फ्लिप करेगा तो आपके पास जो चीज़ ये आपने रूल याद रखना है, जब भी रिंग फ्लिप करता है तो जो एक्सियल पे ग्रुप होता है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है और जो इक्वेटोरियल पे ग्रुप लगा होता है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है. अब जब रिंग ने फ्लिप किया है तो आपको ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो आपको नजर आ रहा था एक्सियल पे, ये एक इक्वेटोरियल पे आ गया. अब ये आपके पास इक्वेटोरियल पे है, ठीक है. और क्लोरो ग्रुप जो इक्वेटोरियल पे था वो एक्सियल पे आ गया, ठीक. अब इसमें आपके पास क्लोरो ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे से एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन पर मौजूद है तो ये आसानी से एलिमिनेट होंगे और आपको प्रोडक्ट दे देंगे. अब लिखा क्या उसने जी, डिसफेवर्ड एक्सियल आइसोप्रोपाइल, ये डिसफेवर्ड है, कांट एलिमिनेट, नो एंटी पेरीप्लेनर कार्बन हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर ही स्टेबल नहीं है, पहली बात. दूसरी बात ये कि इसमें हमने पहले अभी देखा है कि कहाँ से हेलोजन रिमूव होना है. आपके पास जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होती है उसमें हेलाइड और हाइड्रोजन जो है, यानी लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए. अब इस कॉन्फर्मेशन में आपको नजर आ रहा है कि ये जो है वो आपके पास क्लोरो ग्रुप निकलना है और ये हाइड्रोजन निकलना है तो ये एंटी पेरीप्लेनर नहीं है एक दूसरे से, ठीक है. और दूसरा हाइड्रोजन कौन सी पॉसिबिलिटी, ये वाली, इधर से ये हेलोजन निकले और इधर से एक हाइड्रोजन इधर से निकले तो ये भी एंटी पेरीप्लेनर नहीं है. जबकि जब ये फ्लिप करके इस फॉर्म में आता है, एक तो स्ट्रक्चर स्टेबल है, ठीक है, ये बड़ा ग्रुप आराम से इक्वेटोरियल पे होके स्टेबल हो गया, कोई रिपल्शन नहीं शो करा. और दूसरा फायदा क्या हुआ कि ये हेलोजन, ये लिविंग ग्रुप और ये हाइड्रोजन बोथ आर एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर. अब इस अगर ये वाला हेलोजन निकलना है और ये हाइड्रोजन निकलना है तो ये भी एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर, और अगर ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन निकलना है तो ये भी एंटी पेरीप्लेनर है तो ये दोनों जो है आसानी से हो जाएंगे. अब आपके पास ये वाली इसकी दूसरी कॉन्फर्मेशन जिसमें आपके पास यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे था, यहाँ मिथाइल ग्रुप जो है वो आपके पास इक्वेटोरियल में मौजूद है. कॉन्फर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोसोमर बी. अब आप देखिए इस ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला फर्क है. किस तरह? मिथाइल ग्रुप इधर इस तरह से मौजूद है लेकिन यहाँ क्लोरो एक्सियल पे था, यहाँ क्लोरो इक्वेटोरियल पे. तो ये इसका दूसरा डायस्टीरियोसोमर है, यानी आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल है, यहाँ मिथाइल एक्सियल है. यहाँ पर आपके पास आइसोप्रोपाइल जो एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, वो एक्सियल पे था, यहाँ पर इक्वेटोरियल पे. तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि बड़ा ग्रुप जो है वो इसमें कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पे है. तो अब इसमें भी वो कहता है एलिमिनेशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी?
क्योंकि इधर से हेलोजन निकल गया तो हेलोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ एंटी पेरिप्लेनर मौजूद नहीं है, तो रिंग जो है वो फ्लिप करेगा। रिंग फ्लिप करेगा तो आपके पास ये वाला ग्रुप इधर आ गया, ये जो इक्वेटोरियल पे था वो एक्सियल पे आ गया, ये क्लोरो भी एक्सियल पे चला गया, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आपके पास एक्सियल। अब यहाँ पर आपको दोनों हाइड्रोजन और हेलोजन एक दूसरे के साथ एंटी पेरिप्लेनर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इससे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। वैसे ये स्टेबल नहीं है क्योंकि बल्कि ग्रुप एक्सियल पे है, लेकिन ये आपको प्रोडक्ट दे देगा क्योंकि आपके पास जो हेलोजन और हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर मौजूद हैं। अब आपके पास आ जाता है E2 एलिमिनेशन फ्रॉम विनाइल हेलाइड। विनिलिक ग्रुप है, इसके साथ ये हेलोजन लगी हुई है। जब इसमें से एलिमिनेशन होगी, ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड मिलना चाहिए। ठीक है, इधर से आपका हेलोजन निकला है और ये हाइड्रोजन निकला है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये आप दिस शुड बी द प्रोडक्ट। अब इसमें अब क्या किस तरीके से उसने कहा है कि एक तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम कैसे कह सकते हैं कि या तो इसमें R1 और R2 दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये वाला, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म थी ना, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये सिस फॉर्म होंगे। अब सिस में ये एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, ये लिविंग ग्रुप ये दोनों है ना, जो हेलोजन और हाइड्रोजन, तो ये एक दूसरे के साथ सिन पेरिप्लेनर है, एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लोली मूव करेगा, ये फेवरेबल नहीं है। ये फेवरेबल है कि हेलोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पेरिप्लेनर पे है। किस तरह से होगा, ये आपका बेस से आके अटैक करेगा, इस पोजीशन पर प्रोटॉन ले जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और आपको E2 प्रोडक्ट एक ही स्टेप में फटाफट मिल जाएगी। एक तो ये कि एंटी पेरिप्लेनर है, दूसरा ये एक्सियल पे मौजूद है। अब ये आपके पास जो एक और सिचुएशन आ जाती है, विनाइल ब्रोमाइड जो है उसके लिए, उसके बजाय अब आप उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया है, 1,2 ड्राई ब्रोमो प्रोपेन, यानी वहां पर विनाइल ब्रोमाइड से शुरू किया था, यहाँ उन्होंने डाइहेलाइड से शुरू किया है। ठीक है, आपके पास जो सिंपल सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये कंडीशंस आपने दे दी हैं, तो ये दोनों हेलोजेंस जो हैं ये रिमूव हो जाएंगे और आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो क्या आ जाती है, इंटरमीडिएट, इससे आपको फर्दर जो है वो रिएक्शन से आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब इसको अगर आप खोल के देखिए तो आपके पास ये हाइड्रोजन एक स्टेप, यानी इस यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस वन, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस सिचुएशन में ये हेलाइड और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है, और ये रिमूव होगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिव है और फॉर्मेशन ऑफ ई विनाइल ब्रोमाइड, आपको ये विनाइल ब्रोमाइड जो है ये प्रोडक्ट मिलती है। अब आपके पास यहाँ पर दोबारा से बेस जो है एक्सेस में अटैक करेगी और ये आपके पास से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी, और लेकिन यहाँ ये रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास हेलोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से एंटी पेरिप्लेनर थे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के साथ सिन पेरिप्लेनर जो है वो मौजूद है, तो ये रिएक्शन की काइनेटिक्स पे असर डालेगा। बहरहाल आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है, अगेन हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा, आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है। उसके बाद आपने रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 एलिमिनेशन, के E2 एलिमिनेशन जो है, जो वो क्या है आपके पास, रिजियो सेलेक्टिव है। रिजियो सेलेक्टिव में हमने पहले भी देखा था कि आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या डबल बॉन्ड, एक दो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, यानी लाइक ये लिविंग ग्रुप है, तो अब इसमें जो है ये आपके पास अल्फा कार्बन है, तो ये भी बीटा कार्बन है, ये और ये तो इक्वलेंट है, और एक आपके पास बीटा कार्बन ये आती है, तो इधर से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इधर या इधर से भी। ठीक है, अगर इधर से रिमूव हो रहा है
या इधर से हो, एक ही बात है, आपको इधर मिल जाएगा डबल बॉन्ड या इधर मिल जाएगा, वो एक ही स्ट्रक्चर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इधर से इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब इन दोनों में आपके पास जो है वो सबस्ट्रेट फर्क है, लिविंग ग्रुप फर्क है, कंडीशंस भी आपको डिफरेंट दी हुई है। तो टू डिसेप्टिवली सिमिलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, लिविंग ग्रुप चेंजेस and the reaction conditions are very different, but the overall process is elimination of HX to produce two alkenes। ये आपको मिल जाती है। अब ये KOCET3 ये क्या चीज़ है, इन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास टर्शरी इथाइल जो है वो कार्बन मौजूद है, यानी इस कार्बन के साथ 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इसके साथ O और पोटाशियम सॉल्ट है। अब आगे आ जाइए, टू रिंग्स हाइड्रोजन्स एंटी पेरीप्लेनर टू क्लोराइड। अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है, इसमें ये आपके पास ये आपका लीविंग ग्रुप है और इससे दो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, आपके पास एंटी पेरीप्लेनर है। ठीक है, रिंग हाइड्रोजन्स मूव मोर हिंडर्ड, नो रिएक्शन। अब वो कहता है कि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा है कि ये रिएक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसी को इसकी एक और जो फॉर्म है उसको आप देखिए कि ये मिथाइल जो है इसके हाइड्रोजन जो है 3, उसको अगर खोल के देखा जाए, यानी ये रिजियो सेलेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, ये वाली हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगी बल्कि मिथाइल में से हाइड्रोजन रिमूव होगी और आपको जो प्रोडक्ट है वो ये वाली मिलेगी। क्यों मिलेगी, यहाँ पर आपके पास जो है एक पहली बात तो ये कि हेलोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से एंटी पेरीप्लेनर है और बल्कि बेस प्रेफर टू फॉर्म लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और अगर आप बल्कि बेस यूज करते हैं तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी। अब यहाँ पर अगर एल्कीन आपको ये वाली एल्कीन जो है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसके साथ देखें एक ये ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी, जबकि इस एल्कीन के साथ जो है वो इसके साथ आपको जो है वो फर्दर टू ग्रुप्स जो है वो किस तरह 3 ग्रुप्स लगे हुए थे ना, एक ये और ये नीचे 3 ग्रुप्स लगे हुए थे इस एल्कीन के साथ। इस एल्कीन के साथ 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक ये और एक दिस वन। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 2 ग्रुप्स। ठीक है, इधर 3 ग्रुप्स अटैच थे एल्कीन के साथ, इधर 2 ग्रुप्स हैं, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो वो हमेशा फेवर्ड होगी। आगे आपके पास आ जाता है टर्शरी एल्काइल हेलाइड आ जाता है बेस के साथ। अब अगर आप सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे बेस तो फिर आपको ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी और ये वाली कम मिलेगी, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा मिलेगी और हाई सब्स्टिट्यूटेड कम मिलेगी, क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड छोटी बेस है, इसका साइज जो है वो छोटा है, इजीली पेनिट्रेट करके आपको जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा देगी और लेस सब्स्टिट्यूटेड कम देगी। और अगर हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो यूज़ करते हैं विद पोटाशियम, तो ये एक बड़ी बेस है और ये आसानी से जो है पेनिट्रेट नहीं करेगी और ये एंटी पेरीप्लेनर जो फॉर्म ऊपर जैसे हमने देखी है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को फेवर कर रही थी, तो यहाँ पर भी आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में मिलेगी 73%। एलिमिनेशन रिजियो सेलेक्टिविटी, अब ओवरऑल सम अप किया है, इवन रिएक्शंस गिव मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, E1 से ज़्यादा अल्कीन्स मिल गई सब्स्टिट्यूटेड, और E2 reactions may give more substituted alkenes but becomes more reduce selective for the less substituted alkenes with more hindered bases। के E2 रिएक्शन जो है वो आपको ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज़रूर देगा, लेकिन अ, अगर आपके पास हिंडर्ड बेस है यानी बड़ी बेस है, मोस्ट हिंडर्ड बेस यानी बड़े साइज की बेस, जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड पोटाशियम जो है बड़ी बेस है, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ऐसा प्रोडक्ट देगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है E1 C B मैग्नीज्म।
लेट मी चार्ज। अब हमने स्टार्ट करना है E1CB, एक्शन स्टेबलाइजिंग ग्रुप अलाउ अनदर मैकेनिज्म। अब E1CB पहले तो आप देखें E1CB क्या होता है। E1 आपके पास एलिमिनेशन यूनिमोलेकुलर, CB आपके पास स्टैंड फॉर कॉन्जुगेट बेस। आपने इसको लिखना इसी तरह से है। ये आपके पास जो है ये सारे के सारे जो है ये मेन उसमें आ जाएंगे, यानी आपने कोई सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिखना। सी आपने जो है इसको हाँ सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना है और बी आपके पास उसी तरह से कैपिटल आएगा। अब ये सिचुएशन कब होगी, यानी एलिमिनेशन यूनिमोलेकुलर है लेकिन इसमें कॉन्जुगेट बेस जो है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप ये एग्जांपल देखें, ये आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, बेस ने अटैक किया, दिस इज द लिविंग ग्रुप। अब इधर भी बीटा हाइड्रोजन मौजूद है और इधर भी बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, इधर से भी डबल बॉन्ड बन सकता है और इधर भी बन सकता है। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना, अगर यहाँ पे बना है तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो यहाँ से अगर प्रोटॉन निकलता है तो फिर आपके पास इधर डबल बॉन्ड, वो इसके साथ कॉन्जुगे ये इसके साथ इन कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ये चीज आपको इधर नीचे बताई हुई है कि अगर तो ये आपके पास जो है लिविंग ग्रुप है, ये आपके पास यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होता है, फिर तो आपके पास जो है वो यहाँ से प्रोटॉन गया, इधर से OH गया। एक ये साइट है और दूसरी साइट ये है, दोनों पे आपके पास बीटा प्रोटॉन मौजूद है। दोनों का अटैक जो है वो 1 बाय 1 बताया उन्होंने किस तरह। अब अगर यहाँ पे जो प्रोटॉन है उस पर अटैक होता है, ठीक है, तो अब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगी, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आपके पास जो है वो इस तरह से डबल बॉन्ड आ गया। अभी ये OH लीव करके नहीं गया, आपको जो एक और तरह की जो प्रोडक्ट है वो मिल गई है कि ये आपके पास जो प्रोटॉन है ये वाला ये निकला है और आपको यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड मिल गया और ये आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंगल वैलेंसी आ गई, नेगेटिव चार्ज। अब वो कहते हैं कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाइन एडजेसेंट टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डीलोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन। अब क्या होगा, although the anion is stabilized by carbonyl group, it still prefer to lose a leaving group and becomes an alkene। अब लेकिन जो है अल्कीन लीविंग ग्रुप अभी लीव करके नहीं गया, लीविंग ग्रुप तो आपके पास OH है ना, तो अब यहाँ पर जाके क्या होगा कि ये दोबारा से जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और अब लिविंग ग्रुप लीव कर गया। अब आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो दिस वन, ये वही प्रोडक्ट है जो कि आपने यहाँ पर देखी है। यानी आपके पास जो है, हाँ जी, दिस स्टेप इज आल्सो द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द एलिमिनेशन एंड द एलिमिनेशन इज unimolecular and so is some kind of E1 reaction, but the leaving group is not lost from the starting molecule। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से एकदम से लिविंग ग्रुप नहीं लीव करेगा, क्योंकि पहले तो हम यही देखते हैं ना कि पहले लिविंग ग्रुप लीव करके जाता है, बट फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। तो लिविंग मटेरियल वो लिविंग ग्रुप कहाँ से लीव करके गया है, आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल या आपका सबस्ट्रेट है वहां से लीव नहीं किया, बल्कि पहले सबस्ट्रेट कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हुआ है और कॉन्जुगेट बेस में से लिविंग ग्रुप जो है वो लीव किया है। तो so the sort of elimination which start with the deprotonation is called E1CB। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की जो एलिमिनेशन जो कि प्रोटॉन रिमूवल या डीप्रोटोनेशन से स्टार्ट हो रही है उसको हम E1CB कहते हैं। अब एक दफा इसको दोबारा देखिए, ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये इन्होंने सिंगल स्टेप में बता दिया कि जी यहाँ से ये गया और इधर से प्रोटॉन गया, लेकिन इसको जब आप देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले OH गया और फिर उसके साथ नेबरिंग हाइड्रोजन या जो बीटा हाइड्रोजन है वो रिमूव हुए, बल्कि पहले स्टेप में ये जो बीटा प्रोटॉन था उसके ऊपर बेस का अटैक हुआ है और अब ये पूरे का पूरा ये जो मॉलिक्यूल है ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है।
और ये आपके पास अब एक कॉन्जुगेट बेस है। इस कॉन्जुगेट बेस में से लिविंग ग्रुप लीव करके गया और फिर आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिली है। तो है तो ये E1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में जाके हुआ है, लेकिन इसमें पहले स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुई है और कॉन्जुगेट बेस में से लिविंग ग्रुप लीव करके गया है, इसलिए हम इसको E1CB रिएक्शन कहते हैं। आगे आपके पास इसका मैकेनिज्म है। बेस आई, यहाँ पे बीटा प्रोटॉन पर अटैक हुआ, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर मूव किया है। ये अभी हमने देखा था ऑलरेडी। जब इधर से निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये वाला जो है वो यहाँ पर आपके पास ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया तो डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जहाँ बॉन्ड मूव करता है वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे चार्ज आ गया। ये आपके पास जो है फास्ट एंड रिवर्सिबल डीप्रोटोनेशन, बोथ डायरेक्शन में जा सकता है, इक्वल एरोज हैं दोनों। ये आपको कॉन्जुगेट बेस मिल गई है, स्टेबलाइज्ड एनायनिक इंटरमीडिएट। अब इसमें से ये लीव करके जाएगा और आपके पास इस सारी रीशफलिंग के बाद ये प्रोडक्ट आ रही, दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। It is important to note that while OH is never a leaving group in E2 reaction, it can be a leaving group in E1CB. अब OH जो है ये हमने पहले भी देखा था कि E2 में एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, और OH जो है वो कहाँ पर बेहतर लिविंग ग्रुप के तौर पे कर रहा है, E1 में। तो फिर ये E1CB होगी, E2CB नहीं होगी। The anion is lost from already an alkoxide. The oxyanion does not need to be created. The establishment of conjugation also assists loss of OH, and the scheme above implies other living groups are। अब ये आप सारी कहानी इधर से देखें। अब ये आपके पास एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। दिस इज योर लिविंग ग्रुप, ठीक है, और इसके साथ जो है वो आपके पास इधर से जो है वो आप प्रोटॉन बीटा प्रोटॉन रिमूवल हुआ है, जिसके नतीजे में आपको जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और लिविंग ग्रुप जो है वो OH इधर से निकल गया और यहाँ से बीटा प्रोटॉन, यहाँ डबल बॉन्ड आके आपको ये चीज़। अब ये वाली जो जिगजैग सी कर्व सी बनाई हुई है, इसका मतलब आपको नहीं पता इसकी E है या Z कॉन्फर्मेशन है या दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है सिस है कि ट्रांस है, ये हमें नहीं, एक दोनों को जर्नली इकट्ठा ही बताया हुआ है। अच्छा, अब ये आपके पास एक और मॉलिक्यूल है, दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये लीव करके जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपके पास कंडीशंस दी हुई है। अब सबसे पहले आप देखिए E1 रिएक्शन, ये वाला जो है इसी को एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने। अब किस तरह से ये होगा, ये आपके पास जो है वो अटैकिंग ग्रुप्स हैं, ये आपका लिविंग ग्रुप है। पहले स्टेप में आकर जो मेसिटाइल क्लोराइड जो है वो आकर लगेगा, किस तरह से, जो आपके पास OH है यहाँ से पहले स्टेप में जो है वो प्रोटॉन, सॉरी, पहले स्टेप में आपके पास यहाँ से जो है ट्राईथाइलमाइन जो है ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करेगा यहाँ से, ठीक है, और ये वाला ग्रुप इधर मूव कर जाएगा, ये प्रोटॉन ले जाएगा, इधर आपके पास कार्बन की 3 वैलेंसी रह जाएगी और आपके पास क्या चीज़ आएगी, इधर डबल बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की सिचुएशन हो गई, और जो आपके पास ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, दिस वन। उसके बाद OMS ग्रुप मौजूद है, OMS ग्रुप जो है वो यहाँ से ये ब्रेकअप होकर निकल जाएगा और आपके यानी OH जो है ना वो डायरेक्टली लिविंग ग्रुप के तौर पे नहीं सामने आया, बल्कि ये पहले कन्वर्ट हुआ है OMS में, और ये काम किसने किया है, MSCl मेसिटाइल क्लोराइड ने, जिसने आकर HCl बना दिया और ऑक्सीजन के साथ आकर ये आपके पास ग्रुप जो है वो MS ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो गया, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप बहरहाल OH ही है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हो रहा बल्कि इनडायरेक्टली पहले इस ये जो आपने रिएजेंट डाल दिया ना, इसने आके रिएक्शंस को जो है वो थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म उसको चेंज किया। अब इसने आके MSCl में कन्वर्ट हो गया
और बाकी आपके पास उसी तरह से मैकेनिज्म है जैसे कि ऊपर कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन हुई है, ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन हो गई है और इसमें से फिर प्रोटॉन निकल के और आपके पास जो फाइनली प्रोडक्ट आती है दिस वन, ये यहाँ से ये वाला ग्रुप भी निकल गया और यहाँ से प्रोटॉन भी रिमूवल और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और आपको ये प्रोडक्ट मिलती है। ये COET COOET इसको इकट्ठा करके इन्होंने ये लिख दी है। ये आपको ग्रुप खोल के दिया हुआ यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में। अच्छा, अब अल्फा इसमें बीटा हाइड्रो हेलो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो मौजूद है, यानी इसमें आपके पास ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन और बीटा पोजीशन पर हेलोजन। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में अब आप देखिए, ये आपके पास जो है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है इसके रेफरेंस से। अच्छा, ये आपका लीविंग ग्रुप है और अब आप देखिए कि इसको अगर आप HCl के साथ ट्राईथाइलामाइन और हाइड्रोलिसिस इसके साथ आप ट्रीट करते हैं तो फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो किस तरह से मिलती है, आपको E1CB के थ्रू प्रोडक्ट मिलती है, OH रिमूव हो गया। ठीक है, और रिंग ये आपको साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पर। साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगी, ये आपके पास जो ग्रुप है ये इसी तरह से है और ये ऑक्सीजन आपके पास इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है और बाकी आपका जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लाइज हुआ है, 5 मेंबर्ड आपका रिंग जो है वो पूरा हो गया। यानी ये वाली जो OH की जो ऑक्सीजन है ना, ये बल्कि आप देख लें ये वाली ऑक्सीजन दिस वन है और बाकी आपके पास ये ग्रुप जो है ये रिमूव हुआ है, OET और दिस है Cl रिमूव हुआ है। लेक्टोनाइजेशन, लेक्टोनाइजेशन कहते हैं लेक्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, ये इसके स्टेप्स बताए हुए हैं कि पहले स्टेप में क्या हुआ है, ये आपके पास ब्रांच उसी तरह से आ रही है और ये OH में से जैसे उधर MS लगा था आकर HCl निकल गया था, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ आकर क्या चीज़ अटैच्ड हो रही है, ये आपके पास इस यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और इस ऑक्सीजन के साथ आकर जो है आपके पास ये वाला ग्रुप जो है वो आकर अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से सॉरी, ये ऑक्सीजन यहाँ से आकर जो है वो इसके साथ अटैच्ड हो जाता है ये वाला ग्रुप और ये पूरा आपके पास इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होती है और ये रिंग आ गया, ये वाला Cl उसी तरह से रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला कार्बन दिस वन है और ये वाला आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये इसकी साइक्लाइजेशन इस तरह से हुई है और नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास दूसरा आपका जो कंपोनेंट है ट्राईमिथाइलामीन जो बेस है वो आकर बीटा प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगी, बीटा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ये पहले डेफिनेटली इधर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया और ये वाला जब इधर शिफ्ट किया इधर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड, ये पूरा आपका तमाम स्टेप्स जो है इसके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है दिस वन, ये अब आपको एक और उन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें भी आपके पास उसी तरह से बेस, ये आपके पास जो है ये ग्रुप अटैच्ड है बल्कि ग्रुप और E1CB के थ्रू जाएगा, यहाँ पे जो है आपके पास बीटा प्रोटॉन रिमूवल है और उसके नतीजे में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और ये पूरा ग्रुप जो है ये लीव कर जाएगा। किस तरह से ये रिएक्शन होगा, E1CB के थ्रू, इसमें सबसे पहले आपके पास ये बेस आ जाएगी जो आकर कहाँ पर अटैक करेगी, यहाँ पर जो आपके पास बीटा प्रोटॉन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के ऊपर आकर अटैक करेगी और इस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगी जिसके नतीजे में यहाँ पर
आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी पूरे मॉलिक्यूल पे असर नहीं बना। स्टेबलाइज साइक्लोपेंटाडाइनाइल आपके पास एनाइन बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है यहाँ से जो है वो पहले यहाँ पर से प्रोटॉन निकला है ना, और ये लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा। लीव कर जाएगा तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी। साइड बाय साइड ये जो आपका लीविंग ग्रुप है, ये किस तरह से लीव किया है, ये यहाँ से लीव किया है ना, इसमें से इसके साथ जो है वो क्या होगा, आपके पास जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और आपके पास आफ्टर एडिशन ऑफ दिस प्रोटॉन ये NH2 हो जाएगा और CO2 निकल गई। लॉस ऑफ CO2 गिव्स एमाइन, ये आपको इसमें प्रोडक्ट बता दिए। अब इसमें एक उन्होंने इम्पोर्टेंट नोट क्या दिया हुआ है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। मैंने आपको हकल रूल बताया था, तो हकल रूल आपको यही बताता है कि आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास एरोमेटिक सिस्टम है। एन पाई 4n पाई इलेक्ट्रॉन थे ना, तो आपके पास सिस्टम एरोमेटिक होता था। तो यहाँ पर आपके पास 4n पाई मौजूद है, यहाँ आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2 2 4, और यहाँ पर ये आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हकल रूल जो है वो आपके पास स्टेबल सॉरी एरोमेटिक स्ट्रक्चर, और एरोमेटिक स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली वो स्टेबल होगा। इसके बाद E1CB रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट हम इसका कैसे जो है वो करेंगे डिटरमिन। इसमें आपके पास आ जाता है, ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये आपके पास अटैकिंग ग्रुप है। अटैकिंग ग्रुप ने आकर जो है वो क्या किया है, OH उसने यहाँ से जो है ये पहले पहले स्टेप में जो है डबल बॉन्ड खत्म हुआ है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, और यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हुई है। ठीक है, इस पॉइंट से, और आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। उसके बाद रेट कांस्टेंट के उन्होंने आगे बताया हुआ है। अब जब ये वाला स्ट्रक्चर आ गया तो फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इसके इधर आने से ये वाली चीज हो गई, और ये जब इधर से शिफ्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। दिस इज द लीविंग ग्रुप। ये हेलोजन, ये OH निकलना है, और इधर से आपके पास H निकलना है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिलती है। अब इसका रेट जो है वो किस तरह से उसने बताया, के जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज थी, एक ये प्रोडक्ट है और वाटर है। यही होता है ना, के आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक ये प्रोडक्ट है और एक ये वाटर है, ये दिया। नीचे आपने रिएक्टेंट्स की लिख दी। ठीक है, तो देयरफॉर अब आपके पास ये किसके इक्वल, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये आपने के इसको इधर ले गए, के से मल्टीप्लाई कर दिया, और OH को और मतलब रीअरेंज किया है ना आपने। ये आपके पास इक्वेशन, ये आपने अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये किसके इक्वल है, के, और इधर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे वाली दोनों चीजें जो इधर डिवाइड हो रही है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, के साथ ये आपको मल्टीप्लाई होती हुई नजर आ रही है, और जो इधर आपके पास ऊपर थी ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, जो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इक्वेशन के इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, और ये आपको K/H2O और ये चीज आ जाती है। और रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। अब K/H2O रेट किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइंस के। सो वी कैन सिंपली फर्दर इसको कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम कांस्टेंट ले लेंगे। अब आपके पास रेट किसके इक्वल आ जाता है, K/H, रेट जो है वो के इक्वल है, और K/H2O। ठीक है, के भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है, आपके पास इन बल्क मौजूद है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, इन दो चीज़ों के। तो आपने इसको ये दोनों को अगर आप कांस्टेंट ले लें तो ये किसके इक्वल आ जाते हैं, आपके पास रेट के, इन दोनों की जो रेशो है। और ये आपके पास ये जो राइट हैंड साइड पर ये दोनों पैरामीटर्स है, आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और जो बेस, उन दोनों
की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये फैक्टर कांस्टेंट है और मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस, तो ये उन्होंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब ये आपको किसी और इक्वेशन का भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपने एफएससी में निकाला हुआ है 11th चैप्टर में। आई थिंक सो, नहीं 11th चैप्टर है या 10th चैप्टर है, उसमें आपके पास ये आपने इस तरह से निकाले हुए हैं, जिसमें आपने हाँ ली शॉर्टले प्रिंसिपल भी पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, उधर ही आगे आपको ये दिया हुआ है उन चैप्टर्स में। तो ये आपको अगर इक्वेशन बदल के भी दे दी जाए तो ये आपने बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपने निकाला हुआ है उधर एफएससी में, वो आपने निकालना है, ये वही चीज़ है। फॉर द रिएक्शंस विद सेवरल स्टेप्स इन विच द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज नॉट द फर्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व इन दीज अर्लियर स्टेप्स विल अपीयर इन द रेट इक्वेशन। अब वो कहता है कि जिस रिएक्शन जो इस तरह के रिएक्शन जिसमें कई स्टेप्स हैं और रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है वो पहला स्टेप नहीं है, और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशी इन्वॉल्व्ड इन अर्लियर steps will appear in the rate equation even though they take no part in the rate determining step itself। अब ऐसे भी रिएक्शन होंगे जिसमें आपके पास जो पहला स्टेप है वो स्लो नहीं होगा, यानी जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो बाद में आ रहा है और एक्टिव कंसंट्रेशन आपके पास जो है वो जिनकी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है वो आपके पास किसी और स्टेप में आ रही हैं। तो इस तरह के रिएक्शन जो हैं दे विल टेक नो इवन दो, तो इस तरह के रिएक्शंस को भी उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। For reactions with several steps in which the rate determining step is not the first, पहला step rate determining नहीं है, the concentration of species involved in those earlier steps will appear in the rate equation। तो जिन species की concentration जो है वो earlier steps में जो है वो इन्वॉल्व है वो रेट इक्वेशन में आ जाएंगे इवन दो दे टेक नो पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इटसेल्फ, अगरचे वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हिस्सा नहीं ले रहे। क्योंकि हमने जब रेट इक्वेशन लिखते हैं तो या ऑर्डर निकालते हैं तो हम कहते हैं कि जी जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जो एक्चुअली टेक पार्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि वो असल में इम्पोर्टेंट है, वो रेट को डिटरमिन करेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है वो शुरू का स्टेप नहीं भी है और उसमें वो जो है वो इन विच द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज नॉट द फर्स्ट एंड कंसंट्रेशन उसमें वो वाली भी इन्वॉल्व है जो कि चेंज नहीं हो रही, तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे। इवन सीबी एलिमिनेशन इन कॉन्टेक्स्ट, अब ये आई थिंक सो हम अपकमिंग लेक्चर में करेंगे ताकि आपका टुमारो इंशाल्लाह आपका ये कोर्स जो है उसको हम वाइंड अप कर लेंगे।